हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरएवर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा के सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से यूनिट 3 जो कि है फार्माकोलॉजी एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्व्स। ये जो फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट से आपको नया सब्जेक्ट है जिसमें से हम उसको आज डिस्कस करने वाले यूनिट 3 जो कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या करना है, अगर आपको फार्माकोलॉजी का मतलब क्या पता हो तो फार्माकोलॉजी क्या होते हैं, ऐसे स्टडी है जो कि ड्रग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसका रूट मतलब अगर हम जिस रूट से देंगे तो उसका एक्शन कैसे होगा, वो कहाँ से ऑब्जर्व होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबोलाइज होगा, फिर कैसे बॉडी से एक्सप्लेन होगा। इसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। जब कंप्लीट डिटेल हम ड्रग्स से पढ़ते हैं तो फार्माकोलॉजी कहते हैं। जब हम कंप्लीट डिटेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग्स को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे फार्माकोलॉजी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि ब्रेन को और दूसरे ऑर्गन पार्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है और उनको सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दो टाइप्स हो सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है दो चीजें आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटेड होते हैं, while in peripheral nervous system nerves that extend from the spinal cord to the rest of the body। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के जो मतलब ऐसे सिस्टम्स है जिसमें जो नर्व्स है वो एक्सटेंड कहाँ से होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सॉरी स्पाइनल कॉर्ड से एक्सटेंड होंगे और पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी को क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल्स आएंगे वो पूरे बॉडीज को जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो दो तरीके के हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, वाइल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्लासीफाई कर सकते हैं। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमारे बॉडी में रेस्ट, काम और डाइजेशन के लिए काम करता है, वही सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी में फियर, फाइट और फ्लाइट के कंडीशंस को मेंटेन करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो वॉलेंटरी एक्शंस होंगे, स्केलेटल मसल इसमें इन्वॉल्व होगा। फिर नेक्स्ट हम डिटेल में स्टडी करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, रेगुलेशन ऑकर्स विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, दैट इज ऑटोनॉमस। जो रेगुलेशंस होंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, वो कंटिन्यूसली होता रहेगा और ऑटोनॉमसली होता रहेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट्स द हार्ट, द स्मूथ मसल ग्लैंड एंड रेगुलेट देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जैसे कि हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, स्मूथ मसल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ग्लैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, विसेरा में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। विसेरा का मतलब होते हैं जो ब्लड वेसल जैसे होते हैं, हम उस जगह को क्या करेंगे, वो मेंटेन करेंगे, उन्हें रेगुलेट करेंगे। ऑटोनॉमिक जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, सेल्फ और गवर्निंग। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और नॉमिक का मतलब होता है गवर्निंग। ऐसी चीजें जो सेल्फ गवर्निंग होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑटोनॉमिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हार्ट बीट हमें पता नहीं चलता लेकिन ऑटोनॉमसली होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। डाइजेशन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो हमें पता नहीं चलता लेकिन मूवमेंट होती रहती है। ये सभी चीजें क्या होती है, इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं गैंग्लिया क्या होता है। गैंग्लिया क्या होगा, जो सपोज ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और जैसे हमने कि देखा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ से एक्सक्लूड होगा, स्पाइनल कॉर्ड से होगा। तो जो भी नर्व यहाँ से एक्सक्लूड होंगे वो यहाँ पे एक जगह पे मिलेंगे, उस जगह को हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया से पहले जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होगी, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होंगे, और गैंग्लिया के बाद जितनी सारी चीजें होंगी वो होगी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होगी। और ये जो पोस्ट गैंग्लियन है वो जाके दूसरे बॉडी ऑर्गन से क्या होंगे, कनेक्ट करेंगे। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया इज द रीजन वेयर टू नर्व्स जॉइन विथ ईच अदर एंड द मैसेज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व। गैंग्लिया एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे एक नर्व जो है वो दूसरी नर्व से कनेक्ट करता है, और वहाँ पे जो भी सिग्नल होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली होगा, यहाँ पे गैंग्लिया इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्टली न्यूरॉन है, न्यूरॉन से जो है मैसेज जो ट्रांसफर हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर के, तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, एसिटिलकोलिन। डायरेक्टली किसको ट्रांसफर है, स्केलेटल मसल्स के लिए। यहाँ पे इसका जो सिग्नल होगा उसी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होगा।
हम नेक्स्ट क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो क्लासिफिकेशन हमने पहले भी देखा, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक डिवीजन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा गैंग्लिया है, उससे पहला जो हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है। तो जो प्री गैंग्लियोनिक का जो देख रहे हैं हम, ये है जो शॉर्ट है, और पोस्ट का देखेंगे तो उसका जो नर्व है वो क्या है, लॉन्ग है। तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होंगे हमेशा शॉर्ट होंगे, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हमेशा लॉन्ग होंगे। और जहाँ पे जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है गैंग्लिया में, वो कौन सा है, एसिटिलकोलिन है। और इसके बाद जो मतलब पोस्ट नर्व जो रिलीज कर रहा है वो क्या रिलीज करेगा, एड्रेनालिन या फिर नोरएड्रेनालिन। उसके बाद वो सभी ऑर्गन्स पे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। वैसे से अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। इसमें अगर हम देखें तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हमारा लॉन्ग है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हमारा शॉर्ट है। कि गैंग्लिया में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो क्या है, एसिटिलकोलिन है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है उसमें भी एसिटिलकोलिन है। इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमारा जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो हमारे मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, उसी से हम डिवाइड मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन से टाइप का हमारा सिस्टम। इससे सिंपैथेटिक मतलब एड्रेनालिन, पैरासिम्पैथेटिक मतलब एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। इससे पहले जितने भी होंगे, जैसे सोमैटिक की बात करें या फिर सिंपैथेटिक की बात करें या फिर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, तो उसमें क्या रिलीज होता है, एसिटिलकोलिन ही रिलीज होता है। लेकिन हम पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी से हमारा डिसाइड होता है कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर मेजर कौन सा है। ये क्या है मेजर, एड्रेनालिन है, यहाँ पे एसिटिलकोलिन। उसके बाद ये सभी ऑर्गन्स में, स्मूथ मसल्स पे, कार्डियक मसल्स पे, जैसे ग्लैंड्स पे वो एक्ट करेगा, उसके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का सिस्टम है वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट एक्शन शो करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे रेस्ट, काम और डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, वो सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे फियर, फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम सिंपैथेटिक सिस्टम को 3F से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर न्यूरोट्रांसमीटर की, तो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर देखा हमने सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या था, एड्रेनालिन था। वही हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो क्या है, एसिटिलकोलिन है। जब हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम का सम करेंगे तो सम ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम इज 0। जो भी एक्शन होगा दोनों का अगर हम देखेंगे तो दोनों अपोजिट काम करते हैं और उसका एक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन की। न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन क्या होता है, न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन को हम 5 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला है इम्पल्स कंडक्शन, ट्रांसमीटर रिलीज, ट्रांसमीटर एक्शन ऑफ पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। इस 5 स्टेप में जो है न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन होता है। इसका मतलब क्या, जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है वो कैसे रिलीज होगा और उसका एक्शन कैसे होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो हम इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा प्री ग्लैंडुलिक है और ये पोस्ट ग्लैंड, या फिर कुछ भी बोले, यहाँ क्या है न्यूरॉन है, और दूसरा क्या है यहाँ पे जहाँ पे एक्शन होना है। ये ऑर्गन का सेल होगा जहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, और ये कहाँ के हैं, या फिर दूसरा पोस्ट हो सकता है, प्री हो सकता है, और ये सेल हो सकता है और ये पोस्ट हो सकता है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारा पहला स्टेप क्या था हमारा, इम्पल्स कंडक्शन। तो इम्पल्स कंडक्शन कैसे होगा, स्टिमुली से। जो भी सिग्नल आएगी उसको हम कहेंगे स्टिमुली। और स्टिमुली क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करवाएगा। वो ही हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है, ट्रांसमीटर रिलीज। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है कहाँ स्टोर होता है, वेसिकल्स में स्टोर होता है। या वेसिकल्स से जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, हमारा सेकंड स्टेप है। इसको हम देखते हैं, ये क्या है, हमारा प्री सिनेप्टिक और ये पोस्ट सिनेप्टिक है। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, उसका एक्शन शो करेगा। ठीक है, जहाँ पे उसको एक्शन करना है वहाँ पे एक्शन करेगा। अब ये क्या है, हमारे रिसेप्टर्स, और ये न्यूरोट्रांसमीटर इसी रिसेप्टर्स पे क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, जिसके से हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक्शन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या था, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। जब वो रिसेप्टर के थ्रू एक बार अंदर आ जाएंगे तो जो भी चेंजेस होंगे उसी चेंजेस की वजह से हमें एक्शन को देखने को मिलेगा। उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। वो कैसे होगा, जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेटाबोलाइज कर सकते हैं। ये जो स्पेस उसको हम क्या कहते हैं, सिनाप्स। इसी स्पेस में जो न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा रिलीज हुआ है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, या फिर मेटाबोलाइज हो पूरा डिग्रेड हो जाए, या फिर इसका जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, जो प्रीकर्सर है, वो फॉर्म होकर उसको हम क्या करें, रीअपटेक करवा दें। तो इसी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला है इम्पल्स कंडक्शन। इम्पल्स कंडक्शन कैसे होगा, तो रेस्टिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब जब सेल्स हमारे रेस्ट पे है तो उसका ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल कितना होगा, उसका पोटेंशियल होता है
पोटेंशियल होता है -70 MV इनसाइड, वो जब उसका जो इनसाइड का जो पोटेंशियल होगा वो -70 होता है। वही जब स्टिमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स इंक्रीज सोडियम कंडक्टेंस कोस डीपोलराइजेशन। जब भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स आएगा या फिर स्टिमुलेशन कोई आएगा, सिग्नल आएगा, तो क्या होगा, सोडियम आयंस का जो इन्फ्लक्स है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। रिपोलराइजेशन वापस से होगा। रिपोलराइजेशन कैसे होगा, रिपोलराइजेशन अकर्स बाय पोटेशियम आयन मूव आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। रिपोलराइजेशन कैसे होगा, जब पोटेशियम आयन क्या होगा, पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स या फिर इन्फ्लक्स लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, और क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा। ये हो गया नॉर्मल सेल्स के बारे में बात। वही अगर हम कार्डियक सेल्स की बात करें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल कितना होता है, -90 MV। इसको हम अगर इससे देखें आपसे, तो ये देखो ये हमारा क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -70। फिर वो इस तरीके से मूव करेगा और कहाँ तक जाएगा, +20 तक जाएगा। फिर वो बाद में नीचे आने को ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमीटर रिलीज की। ट्रांसमीटर रिलीज क्या होता है, द ट्रांसमीटर जो भी ट्रांसमीटर होगा जो रिलीज हो रहा है वो क्या हो सकता है, एक्साइटेटरी हो सकता है या फिर इनिबिटरी होगा। स्टोर्ड इन फ्री जंक्शन, हमने क्या देखा था, वो कहाँ पे स्टोर होता है, फ्री जंक्शन नम में स्टोर होगा विद इन सिनेप्टिक वेसिकल। जिसमें वो स्टोर होता है उसका नाम होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स। फ्यूजन ऑफ वेसिकुलर एंड एक्सोनल मेम्ब्रेन थ्रू कैल्शियम आयन एंट्री। क्या होगा, जब भी इसका न्यूरोट्रांसमीटर को हमें रिलीज करवाना है तो हमें कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स करवाने होते हैं, कहाँ पे, वेसिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस देखने को मिलता है। जब एक्सोसाइटोसिस होता है तो क्या जो भी जहाँ वेसिकल्स उसके साइज बढ़ेंगे और एक्सोनल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होंगे और उसके बाद जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ वेसिकुलर एंड एक्सोनल मेम्ब्रेन थ्रू कैल्शियम आयन एंट्री। नेक्स्ट है, ऑल कंटेंट ऑफ द वेसिकल्स आर एक्सक्लूडेड बाय एक्सोसाइटोसिस। वो कौन से मैकेनिज्म से बाहर आते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स, जिसकी वजह से जो है एक्सोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। जो भी ट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, अब पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन में हमें क्या करना है, उसका एक्शन करवाना है। रिलीज ट्रांसमीटर बाइंड्स टू रिसेप्टर। ये जो रिलीज ट्रांसमीटर थे जो सिनेप्स में आए थे वो किससे जाके बाइंड करेंगे, जो भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे उसके रिसेप्टर से बाइंड। स्पेसिफिक एक्शन के लिए हमें स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए होता है और सभी रिसेप्टर का अलग अलग रोल होता है। फिर एक्शन में भी एक्साइटेटरी या फिर इनिबिटरी हमने देखा था पहले भी। एक्शन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसी के बेसिस पे हमारा क्या होगा, एक्शन या फिर एक्साइटेटरी होगा या तो फिर इनिबिटरी एक्शन होगा। तो एक्साइटेटरी पोस्ट जंक्शनल पोटेंशियल, दो चीजें कंडीशन हो सकती है, या फिर इनिबिटरी पोस्ट जंक्शनल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल हो सकता है। उसको हम शॉर्ट में कहते हैं ईपीएसपी और आईपीएसपी। तो ईपीएसपी कब होगा, ईपीएसपी कब होगा, जब डीपोलराइजेशन होगा। अब डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, कैटायंस की वजह से। जितने भी पॉजिटिव चार्ज अगर सेल्स के अंदर इन्फ्लक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। वो इनिबिटरी एक्शन किसको हम क्या कब होगा, हाइपर पोलराइजेशन की वजह से होगा। हाइपर पोलराइजेशन हम किसकी वजह से होगा, एनायंस की वजह से, जो कि क्लोराइड, जैसे कि क्लोराइड नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी होंगे उनका इन्फ्लक्स होगा तो हाइपर पोलराइजेशन होगा और इनिबिटरी एक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, जो कि फोर्थ स्टेप है। पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी क्या होता है, सुप्रा थ्रेशोल्ड ईपीएसपी generates propagated post-junctional action potential which result in impulse contraction and IPSP vice versa। जो भी एक थ्रेशोल्ड होता है तो उसकी वजह से जो है ईपीएसपी जनरेट होगा और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल चेंज होगा, जिसकी वजह से एक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब वो एक्शन कंट्रैक्शन, जैसे ईपीएसपी है तो मतलब क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा मसल्स में। कोई आईपीएसपी होगा तो उसका रिलैक्शन होगा, ये मतलब वाइस वर्सा देखने को मिलेगा। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन, और जो एक्शन जो है उसको, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो उसका एक्शन को हमें टर्मिनेट करना है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन आकर बाय 3 मैकेनिज्म से हम उसका एक्शन को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। पहला है लोकली डिग्रेडेटेड, एग्जाम्पल एसिटिल एसिटिलकोलिन एस्टरेज। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ उसको हम क्या करें, वहीं पे क्या करें, लोकली क्या करें, उसको डिग्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं एसिटिलकोलिन का। एसिटिलकोलिन जो है वो डिग्रेड होगा बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटिलकोलिन एस्टरेज। इस प्रेजेंस में क्या होगा, एसिटिलकोलिन जो भी रिलीज होगा उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, टेक बैक इनटू द प्री जंक्शनल न्यूरॉन्स बाय एक्टिव रीअपटेक। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है वापस से वो कहाँ क्या हो जाए, प्री सिनेप्टिक में जो था हमारा उसमें प्री जंक्शनल न्यूरॉन जो है वहाँ पे वापस से बैक हो जाए। तो ये होगा एक्टिव रीअपटेक की वजह से। एग्जाम्पल कौन सा है, नोरएड्रेनालिन, जो कि एनईटी जो है, एनईटी एक तरीके का एक्टिव अमाइन पंप है, जिसकी वजह से वापस से जो भी एड्रेनालिन हो क्या होता है, रीअपटेक हो जाता है।
नेक्स्ट है पार्शली डिफ्यूज अवे। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम क्या करें, लोकली हटा के वहाँ क्या उसको थोड़ी जगह पे डिफ्यूज कर दें। एग्जांपल नोर एड्रेनालिन का एक एक नया टर्म है, मतलब एक टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, को ट्रांसमिशन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। को ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, को ट्रांसमीटर इज स्टोर्ड इन द प्री जंक्शनल नर्व टर्मिनल along with the primary transmitter but in separate vesicle। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा मेजर जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर है उसके साथ एक और न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर होता है, लेकिन वो अलग वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, ये हमारा जो हमारा मेन जो हमें न्यूरो ट्रांसमीटर चाहिए वो है, और ये दूसरा न्यूरो ट्रांसमीटर, और दोनों एक ही जो है सिनेप्स में सिनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर हुआ है। उसको हम अगर देखें तो जब भी स्टिम्युली होगा तो दोनों ही रिलीज होगा, ये भी रिलीज हो रहा है, ये भी रिलीज हो रहा है। और ये जो दोनों रिलीज हो रहा है वो दोनों एक्शन क्या होंगे, मतलब इसका एक्शन इस वजह से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इसी को हम क्या कहेंगे, को ट्रांसमिशन कहेंगे। अभी रिलीज हुआ तो एक तरीके के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, जैसे कि आप एग्जांपल दिया है, एक अलग तरीके का रिसेप्टर पे अलग तरीके का रिसेप्टर। अगर ये जो है वो और खुद के रिसेप्टर मतलब इस वाले रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड है, जो कि स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम है, तो ये क्या कहेंगे, इसका एक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और ये क्या होगा, ऐसे रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, ऑटो रिसेप्टर। इसका एक और नाम है लेजी रिसेप्टर। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं लेजी रिसेप्टर, जिसकी वजह से एक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिनेप्टिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के कुछ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम है तो उसकी ओरिजिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, और मेन फंक्शन। ओरिजिन कहाँ से होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, क्रैनियो सैक्रल से। ये क्रैनियल नर्व और सैक्रल से जो है वो ओरिजिन, वहाँ से उसका नर्व कहाँ से ओरिजिनेट है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो डोर्सो लुम्बार से ओरिजिनेट होंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब पैरासिम्पैथेटिक कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लिमिटेड टू हेड, नेक और ट्रंक ही रीजन में क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाइल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मेजर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, एसिटिल को हमने पहले भी देखा। इसका मेजर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, एसिटिल कोलिन होगा। प्री सिनेप्टिक में भी और पोस्ट सिनेप्टिक में भी क्या होगा, एसिटिल कोलिन होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम प्री जो है वो एसिटिल कोलिन, लेकिन बाद का क्या है, नोर एड्रेनालिन है या फिर एड्रेनालिन कह सकते हैं। मेन फंक्शन क्या है इसका, हमें क्या करना है, इसका कूल और काम स्टेट में रखना इसका काम है। वही सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या काम है, फियर, फाइट और फ्लाइट के वो एक्शन करता है वो। नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे एक सभी सिस्टम्स को, जो कि है कोलिनर्जिक सिस्टम और ड्रग। ऐसे ही हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी पढ़ेंगे और सिम्पैथेटिक सिस्टम को भी पढ़ेंगे। द ड्रग्स, इससे हम याद रख सकते हैं कोलिनर्जिक, इसका मतलब क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक है। कोलिनर्जिक मतलब एसिटिल कोलिन हमारा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, तो कोलिनर्जिक मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो द ड्रग्स माइमेकिंग द एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन आर पैरासिम्पेटोमाइमेटिक्स। ऐसे ड्रग्स जो एसिटिल कोलिन के एक्शंस को बढ़ाएंगे या उसी की तरह एक्शन करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, पैरासिम्पेटोमाइमेटिक्स कहते हैं। द ड्रग्स ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन आर टर्म्ड एज पैरासिम्पेटोलाइटिक्स। ऐसे ड्रग्स जो पैरासिम्पेथेटिक के एक्शन को क्या करें, ब्लॉक करें, उसको हम क्या कहेंगे, पैरासिम्पेटोलाइटिक्स कहेंगे। अब इसके हम सिंथेसिस देख लेते हैं, एसिटिल कोलिन कैसे हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, कहाँ स्टोर होता है, और कैसे इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा। जो हमने स्टेप देखा उसी तरीके का स्टेप होगा, लेकिन उसके कुछ अलग से स्टेप्स मतलब मेजर स्टेप्स होंगे जो पढ़ना होता है। जैसे कि एसिटिल कोलिन इज अ मेजर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर एट ऑटोनॉमिक एज वेल एज सोमेटिक साइट। ये देखो हमने पहले भी पढ़ा था, एसिटिल कोलिन क्या है, हमारा मेजर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर है, जो कि ऑटोनॉमिक सिस्टम में भी और सोमेटिक सिस्टम दोनों जगह क्या होता है, रिलीज होता है। ये जो एसिटिल कोलिन है सिंथेसिस लोकली इन दी कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स। एसिटिल कोलिन कहाँ सिंथेसाइज होगा, जो भी कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग होगी वहाँ पे वो सिंथेसाइज होगा। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होगी देखते हैं। एटीपी प्लस एसिटेट प्लस कोएंजाइम, इन तीनों के प्रेजेंस में एसिटेट एक्टिवेटिंग रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिटिल कोलिन ए फॉर्म होगा। अब ये जो एसिटिल कोलिन ए है कोलिन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइलेज, और हमारा एसिटिल कोलिन फॉर्म होगा प्लस कोएंजाइम ए, ये जो कि वापस से इस तरीके के रिएक्शन को वापस से फर्दर रिपीट करेगा। अब ये तो हो गया सिंथेसिस। अब इसका स्टोरेज के बारे में देखते हैं। स्टोरेज कैसे होगा, पहले ये सिंथेसाइज एसिटिल कोलिन स्टोर इन वेसिकल। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वेसिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। अब ये जो वेसिकल में स्टोरेज है, इसको एक चीज रोक सकती है, मतलब जैसे सिंथेसाइज तो इसका वेसिकल्स में नहीं होगा, इसका बाहर होगा, सिंथेसिस होने के बाद वो वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। अब जो सिंथेसिस में स्टोर होते हैं उसके लिए एसिटिल कोलिन को हमें वेसिकल्स में लाना होता है। उस प्रोसेस को जो है वो
एक ड्रग्स को रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटिल कोलिन इन सिनेप्टिक वेसिकल इज ब्लॉक बाय वेसामिकल। अगर वेसामिकल प्रेजेंट है तो जो एसिटिल कोलिन है वो सिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिलीज कैसे होगा। एसिटिल कोलिन स्टोर होने के बाद उसका रिलीज कैसे होगा। हमने देखा था पहले भी न्यूरोहार्मोनल ट्रांसमिशन में उसका रिलीज होता है। तो कैसे होता है, फर्स्ट स्टेप कैसे होता है, स्टिमुली की वजह से। स्टिमुली जब भी होगा तो एसिटिल कोलिन में रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस बाय दी कैल्शियम आयन। ठीक है, जब भी स्टिमुली आएगा तो एसिटिल कोलिन जो है वो रिलीज कैसे होगी, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स, जिसकी वजह से जो सेल वेसिकल्स है उसको डस्ट होने की वजह से क्या होंगे, कैल्शियम आयंस का एंट्री बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसके सेल्स की साइज बढ़ेगी और वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगे। तो रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन विच फर्दर एक्ट टू द रिसेप्टर, वो वहाँ पे जाके एक्ट करेंगे, रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेंगे। रिसेप्टर में भी मस्करेनिक एंड निकोटिनिक। अब वो रिसेप्टर जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर हो सकते हैं और निकोटिनिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जहाँ पे एक्ट करते हैं उसके दो टाइप्स के रिसेप्टर है, मस्करेनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो रिलीज है उसको कौन रोक सकता है, बोटिलिनियम टॉक्सिन जो है वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। बोटिलिनियम टॉक्सिन ब्लॉक रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन। स्टोर करने के लिए क्या था, वैसे सिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर करने के लिए क्या था, वेसामिकोल। वैसे रिलीज करने के लिए क्या है, बोटिलिनियम टॉक्सिन है। नेक्स्ट क्या है उसका डिस्ट्रक्शन, जो रिलीज ट्रांसमीटर है वो कैसे डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर विल मेटाबोलाइज्ड, जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर उसका जो रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं हुए वो उसका क्या हो जाएगा, मेटाबोलिज्म हो जाएगा। जैसे कि एसिटिल कोलिन जो है वो कोलिन एस्टरेज के प्रेजेंस में क्या होगा, कोलिन और एसिटिल, ये जो कोलिन है वो आपस से रिएक्टिव हो जाएगा उसका, और वहाँ पे फिर से सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी। जैसे कि कोलिन विल रिएक्टिव, जो कोलिन सिंथेसाइज है वो वापस से रिएक्टिव हो जाएगा। रिएप्टेक ऑफ कोलिन, जो रिएप्टेक है कोलिन का वो कौन ब्लॉक, वो कैसे ब्लॉक होगा, हेमिकोलिनियम के प्रेजेंस में ब्लॉक होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसको डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डायग्राम से। ये जो डायग्राम है वो सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन को एक्सप्लेन करेगा। डायग्राम में क्या है, ये हमारा प्री सिनेप्टिक और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो पहला स्टेप क्या था हमारा, एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस। एसिटिल कोलिन कैसे सिंथेसिस होता है, कोलिन प्लस एसिटिल कोए का रिएक्शन होगा जो कि क्या फॉर्म करेगा, एसिटिल कोलिन फॉर्म करेगा। जब ये एसिटिल कोलिन फॉर्म हो जाएगा तो एसिटिल कोलिन यहाँ पे है। इस एसिटिल कोलिन का ये फर्स्ट स्टेप, एसिटिल कोलिन जब सिंथेसाइज हो जाएगा तो उसका स्टोरेज कहाँ पे होगा, वेसिकल्स में स्टोरेज होगा। ये वेसिकल का हमारा क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है। ये इसका जो ये स्टेप है यहाँ पे वेसिकल में स्टोरेज, इसको कौन रोकता है, वेसामिकोल रोकता है। एसिटिल कोलिन जो सिंथेसाइज हुआ, स्टिमुली आने के बाद उसका क्या होगा, रिलीज होगा। रिलीज कब होगा, जब कोई भी स्टिमुली आएगा। जो रिलीज है इसको कौन रोक सकता है, बोटिलिनियम टॉक्सिन के प्रेजेंस में जो रिलीज है वो उसको ब्लॉक कर सकता है, इसके रिलीज को ब्लॉक कर सकता है। नेक्स्ट जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए वो कहाँ पे जाके एक्ट बाइंड करेंगे, जो भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे पोस्ट सिनेप्टिक में वहाँ पे जाके एक्ट करेंगे। अब रिसेप्टर्स के टाइप से मस्करेनिक रिसेप्टर या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर। ये जो एसिटिल कोलिन सिंथेसाइज उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, कोलिन एस्टरेज के प्रेजेंस में होगा, जो कि वापस से क्या फॉर्म करेगा, कोलिन फॉर्म करेगा। ये कोलिन का जो है वापस से रीअपटेक होगा इन दी प्रेजेंस, फिर से रीअपटेक होगा, लेकिन इसको जो ब्लॉक करेगा उसको हम क्या कहते हैं, हेमिकोलिनियम कहते हैं। ये हो गया उसकी सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज के और डिस्ट्रक्शन के बारे में। ये एम क्या है, यहाँ पे एम क्या डिनोट कर रहा है, मस्करेनिक रिसेप्टर डिनोट कर रहा है, एन जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर है। एंटीकोलिनेस्टरेज इनहिबिट, जो एंजाइम के बारे में बात करते हैं, एसिड कोलिनेस्टरेज, उसी का अगर हम देखेंगे अपोजिट तो क्या होगा, एंटीकोलिनेस्टरेज रहेगा। एंटीकोलिनेस्टरेज डिक्रीजेस या फिर इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटिल कोलिन, दस इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिल कोलिन। जो एंटीकोलिनेस्टरेज अगर हमने दिया है तो जो एसिटिल कोलिन का ब्रेकडाउन हो रहा था वो नहीं होगा। तो ये जो एसिटिल कोलिन है वो वहाँ पे हम इसका अमाउंट जो रहेगा इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका मतलब यही है, जब भी हम एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग देंगे तो एसिटिल कोलिन का एक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की। तो अगर हम बात करें कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की तो दो तरीके की कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है, एक है निकोटिनिक रिसेप्टर, दूसरा है मस्करेनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो आइनोट्रोपिक लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, वही मस्करेनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो जीपीसीआर होते हैं। जीपीसीआर उसको हम दूसरा कह सकते हैं मेटाबोट्रोपिक्स। ये जो होते 7 हेलिक्स होते हैं और ये इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा जितने भी निकोटिनिक होंगे। वही अगर हम मस्करेनिक रिसेप्टर्स की बात करें तो इसके 7 ऐसे रिंग होंगे और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे।
ये होते हैं जीपीसीआर। वही हम बात करें अगर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन करें तो निकोटिन रिसेप्टर के फर्दर दो क्लासिफिकेशन एनएन और एनएम। एनएन का मतलब होता है निकोटिनिक न्यूरॉन्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, गैंग्लिया और एड्रिनल मेडुला में। वो एनएम जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होंगे। मस्करेनिक रिसेप्टर्स की बात करें तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स को हम 5 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है M1, M2, M3, M4 एंड M5। M4 जो है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है, वाइल M2 जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होगा। M3 रिसेप्टर ब्रोंकस, GIT, ब्लैडर, ग्लैंड्स और आई में प्रेजेंट होगा। मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हम इसको शॉर्टली कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट होंगे हमारे स्मूथ मसल्स में, जितने भी स्मूथ मसल्स है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेंगे। वो M4 और M5 जो है वो उसकी लिमिटेड एबिलिटी और उसकी कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम इसके बारे में बात करें, मस्करेनिक रिसेप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो ऑड रिसेप्टर्स होंगे जैसे कि M1, M3 और M5 जो होंगे GQ रिसेप्टर होंगे। जैसे हमने देखा था ये क्या होता है, GPCR रिसेप्टर होंगे। उसी में से इस GPCR के भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, उसमें से GQ जितने भी ऑड वाले रिसेप्टर्स होंगे वो क्या होंगे, GQ रिसेप्टर होंगे। वो किससे उसका एक्शन किससे मेडिएट होगा, IP3 DAG पाथवे। जितने भी M1, M3 और M5 वाले ऑड वाले रिसेप्टर्स होंगे वो एक्साइटेड रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो अगर हम E1 की बात करें तो M2, M4 जो है GI रिसेप्टर्स होते हैं, और ये क्या करेंगे, साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, जो कि इनहिबिटरी रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले M1 रिसेप्टर्स के बारे में बात करें तो हमने देखा है M1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो M1 रिसेप्टर का इसका एक्शन कहाँ होगा, स्टमक पे एक्शन होगा। तो क्या है, जब भी एसिटिल कोलिन M1 मतलब स्टमक में होगा तो वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है, M1 रिसेप्टर। तो ये क्या करेगी, हमने देखा कि ये क्या करते हैं, एक्साइटेड रिस्पॉन्स करेंगे। तो कौन से रिस्पॉन्सेस हम देख सकते हैं एसिटिल कोलिन का स्टमक पे, किसके थ्रू, M1 रिसेप्टर के थ्रू। गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक, जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक के, वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर HCl प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, HCl के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। वही एक और जगह प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ब्रेन। ये ब्रेन में ज़्यादा इसका फंक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि लर्निंग एंड मेमोरी बिहेवियर को इंक्रीज करता है। ये एक्शन कैसे होगा, GQ IP3 DAG, इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से जो भी गैस्ट्रिक का जैसे HCl प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, उसका रिलीज बढ़ता है। वो M2 की बात करें तो M2 कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है। तो ये किस M2 क्या होते हैं, इनिबिटरी रिस्पॉन्सिबल शो करेंगे। M2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है। और ये कैसे, इसका एक्शन कैसे होगा, GI मिड्रेट प्रोटीन्स होंगे, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP का कंसंट्रेशन कम होगा और इनहिबिटरी एक्शन होगा कहाँ पे, हार्ट पे। तो हार्ट पे 3 तरीके के एक्शन होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट डिक्रीज होगा, उसको हम कहते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। और फोर्स ऑफ कंट्रक्शन डिक्रीज होगा तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिक। और कंडक्शन डिक्रीज होगा तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक। ये हो गया M2 और M1 के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं M3 के बारे में। हमने क्या देखा था पहले, जितने भी ऑड वाले रिसेप्टर्स होंगे वो उसके एक्शंस को बढ़ाने के लिए होंगे, एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स होगा। तो क्यों, किस वजह से, GQ की वजह से। GQ क्या करेंगे, विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन मेनली प्रेजेंट इन स्मूथ मसल। जितने भी स्मूथ मसल्स होंगे वो उस पर कौन से रिसेप्टर होंगे, M3 रिस्पॉन्सिबल होंगे। M3 प्रेजेंट होगा, उसी वजह से उसका एक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि अगर हम ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाएगा। जब भी एसिटिलकोलिन ब्रोंकाई के M3 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे तो एक्शन क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। वही ब्लैडर के बारे में बात करें तो उसका सिक्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। GIT की बात करें तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगा। ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो उसका सिक्रेशन बढ़ेगा। और अगर आइज की बात करें तो वहाँ पे मायोसिस बढ़ेगा, मतलब कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो बढ़ेगा। जब प्यूपिल की साइज होगी, जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मायोसिस कहते हैं। वही अगर प्यूपिल की साइज बढ़ती है, प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मिड्रेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके कुछ ड्रग्स जो कि अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होंगे, जो स्पेसिफिक अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होंगे। जो M1 के अगोनिस्ट कौन से होंगे, ऑक्सोट्रिमोरिन। जो M1 ही रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे उसको अगोनिस्ट करेंगे, एग्जांपल है ऑक्सोट्रिमोरिन। M2 के लिए मिथाकोलिन, M3 के लिए बेथेनिकोल। एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो M1 रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट कौन से होंगे, पायरेनजेपिन एंड टेलेनजेपिन। M2 रिसेप्टर के लिए जो एंटागोनिस्ट होंगे वो मिथोट्रामिन और ट्रिप्टामाइन। नेक्स्ट M3 की बात करें तो हेक्साहाइड्रोसिलेडिफिनिडॉल
और दूसरा है डेरिटेनासिन। फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स में, जिसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं माइमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इसके दो तरीके के क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग अगर हम बात करें तो इसके दो क्लासेस है, कोलिनिस्टर्स और एल्कोहल्स। कोलिनिस्टर्स एग्जाम्पल है एसिटिल कोलिन, बेथेनिकोल, मेथाकोलिन और कार्बाकोल। वाइल एल्कोलॉइड्स के एग्जाम्पल है पिलोकार्पिन, मस्करिन और एरेकोलिन। इसका एग्जाम्पल हम शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं मैप। वही जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होंगे उसको कैसे कहेंगे, क्या होंगे वो एंटीकोलिनेस्टर। जैसे हमने पहले भी देखा, जो एसिटिल कोलिन रिलीज हुआ है वो जो सिनेप्स में प्रेजेंट है उसका डिस्ट्रॉय नहीं, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं करना है कोलिन के अंदर। उसका एक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एसिटिल एंटीकोलिनेस्टरेज यूज करेंगे। ये कोलिनेस्टरेज क्या करता है, एसिटिल कोलिन का डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो इसके दो तरीके के क्लासेस हो सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होंगे। अब रिवर्सिबल जो है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो हम लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब इसके स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करते हैं कि ये लिपिड सोल्यूबल होंगे या फिर वाटर सोल्यूबल होंगे। जितने भी क्वाटरनरी अमाइन होंगे वो क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। लिपिड सोल्यूबल के एग्जांपल देखेंगे तो फाइसोस्टिग्मिन, टैक्रिन और डोनेपाजिन। ये जो टैक्रिन है वो एक ही क्लास का है, जैसे कि एक्रिडिन। ये एक्रिडिन का एक ही एग्जाम्पल है टैक्रिन। वाटर सोल्यूबल का एग्जाम्पल है नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन और एड्रोफोडियम। नेक्स्ट इरिवर्सिबल के इसके दो क्लासेस है, कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट्स के एग्जांपल है कार्बोरिल और प्रोपोक्सर। ऑर्गेनोफॉस्फेट के एग्जांपल है मेलाथायोन, पैराथायोन, एक्कोथायोपेट, टेबमोसिरिन, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट है। और कार्बामेट्स इसको मोस्टली यूज नहीं करते, हम सिर्फ रिवर्सिबल ड्रग्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग है वो क्या है, काफ़ी हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम एसिटिल कोलिन, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट होता है इसलिए हम इसको यूज करते हैं। प्रोटोटाइप ड्रग है इसलिए हम इसको इसी के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को देखेंगे। पहला हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या एक्शन आएगा। जब भी एसिटिल कोलिन, क्योंकि हमने देखा था पहले भी, हम इसको देख फिर यहाँ से समझ सकते हैं कि M2 रिसेप्टर पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट, मतलब हार्ट पे हमारा M2 रिसेप्टर होता है, स्टमक पे हमारा M1 रिसेप्टर होता है और M3 पे स्मूथ मसल होता है। इसी के साथ हम देखते हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे तो मतलब कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वहाँ पे M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। जब भी एसिटिल कोलिन M2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो क्या करेगा, एसिटिल कोलिन स्टिमुलेट M2 रिसेप्टर ऑफ हार्ट, ओपन पोटेशियम चैनल। वो क्या करेंगे, पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे और हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलेगा, जिसके से हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, एवी कंडक्शन जो है वो भी डिक्रीज है। इस सब वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल्स में हमने क्या देखा था, M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो अगर हम पहले बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल फॉर लार्ज ब्लड वेसल्स M3 जो है GQ वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, क्योंकि M3 है मतलब जितने भी ऑड वाले थे रिसेप्टर्स थे वो क्या करते हैं, एक्साइटेटरी एक्शन शो करते हैं। वही जितने भी इवन वाले होंगे वो क्या शो करते हैं, इनिबिटरी एक्शन शो करते हैं। M3 ब्लड स्मूथ मसल्स है, उस पर कौन सा रिसेप्टर M3, तो और है वो मतलब क्या होगा, एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स शो करेगा GQ की वजह से, मतलब वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा। वही अगर हम स्मॉल ब्लड वेसल्स के बारे में बात करें, जैसे कि कैपिलरीज, उसके पास क्या होता है, इंडोथेलियल सेल्स होता है, जो कि EDRF जो है उसके प्रेजेंस में NO जो रिलीज होता है और वेसो डायलेशन करते हैं। सिर्फ स्मॉल ब्लड वेसल्स के बारे में बात है। अगर मेजर लार्ज ब्लड वेसल्स के बारे में बात करें तो उसका वेसो कंस्ट्रिक्शन ही होगा। नेक्स्ट है GIT में क्या होगा, ये क्योंकि हम सभी स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं तो सभी स्मूथ मसल्स पे एक ही रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, M3 रिसेप्टर। यहाँ पे हमारा स्टमक है, इस पे जो है एसिटिल कोलिन जब M3 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्या क्या चीज़ होगी, टोन ऑफ द गट ये इंक्रीज होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होगा, GI सिक्रेशन इंक्रीज होगा, जिसके से क्या देखने को मिलेगा, हमें डायरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर पे दो तरीके के मसल्स होते हैं, एक होता है ड्यूट्रिस मसल और ट्राइगोन मसल्स। या एसिटिल कोलिन पे जो भी यूरिनरी ब्लैडर है, क्योंकि ये स्मूथ मसल से बने हुए हैं तो ये इस पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करेंगे, एक्साइटेशन ही कॉज करेंगे। जो डिट्रिशल मसल्स है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, वही ट्राइगोन मसल जो है वो रिलैक्सेशन करते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये रिलैक्स होगा, जिसके वजह से क्या होता है, यूरिनेशन जो है वो कॉज होता है, यूरिनेशन फ्लो जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट हम ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई क्या करेगी, क्योंकि ये भी स्मूथ मसल है तो इसका भी क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट दी ब्रोंकियल स्मूथ मसल, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल इसको कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कोलिनर्जिक ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमेटिक,
जो भी कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगे अस्थमेटिक पेशेंट्स को हम इसको कोलिनर्जिक ड्रग्स को नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई पे भी हमने देखा था आईज पे क्या प्रेजेंट होता, आई जो है वो भी हमारे इस पे क्या प्रेजेंट है, M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस, ठीक है, जो आइरिस होगी, जो आइरिस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जिससे क्या देखने को मिलेगा, हमें मायोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड्स जो है ये M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वहाँ पे, तो ग्लैंडुलर सिक्रेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जैसे कि स्वेलिंग इंक्रीज होगा, सलाइवेशन इंक्रीज होगा, लैक्रिमेशन इंक्रीज होगा, ये सब इंक्रीज होंगे, इसके सिक्रेशन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग्स, ये तो हो गए एसिटिल कोलिन के बारे में। नेक्स्ट कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग्स देख लेते हैं। पिलोकार्पिन। तो पिलोकार्पिन क्या है, पिलोकार्पिन जो है वो हम इससे याद रख सकते हैं, पिलोकार्पिन कहाँ पे एक्ट करेगा, प्यूपिल पे एक्ट करेगा। तो प्यूपिल पे मतलब क्या होगा, आईज पे प्रेजेंट है M3 रिसेप्टर, तो क्या कॉज करेगा, मायोसिस कॉज करेगा, और मेनली यूज फॉर ग्लाइकोमा के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। वही हम बेथेनिकोल के बारे में बात करें तो बी से मतलब क्या हम याद रख सकते हैं, ब्लैडर। ब्लैडर मतलब स्मूथ मसल, यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो इससे क्या होगा, यूरिनेशन इंक्रीज होगा। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, जब किसी को यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है तो यूरिन फ्लो बढ़ाने के लिए हम बेथेनिकोल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बाकोल। कार्बाकोल एक्ट ऑन बोथ मस्करेनिक एंड निकोटेनिक। कार्बाकोल को हम एक टर्म से याद कर सकते हैं, कॉमन, ठीक है, कहाँ पे एक्ट करेगा, जितने भी मस्करेनिक एक्शन होगा, निकोटेनिक एक्शन, दोनों ही एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब ये बात होगी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स की। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पेटोमाइमेटिक ड्रग्स। इसका मतलब क्या है, इसमें हमें क्या चाहिए, एंटीकोलिनिस्टरेज। एंटीकोलिनिस्टरेज These drugs act by inhibiting the enzyme acetylcholinesterase, thus prolonging the action of acetylcholine. जो acetylcholinesterase है वो क्या करता है, एसिटिलकोलिन का डिस्ट्रक्शन करता है। जो एंटीकोलिनेस्टरेज रहेगा इसके एक्शन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ है उसका एक्शन क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। दिस ड्रग आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीकोलिनेस्टरेज। इसका दूसरा नाम क्या है, एंटीकोलिनेस्टरेज। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि पाइसोस्टिगमिन। पाइसोस्टिगमिन क्या है, लिपिड सोल्यूबल है। टर्शियरी अमाइन डेरिवेटिव, जब भी टर्शियरी स्ट्रक्चर वाले रहेंगे वो क्या होंगे, लिपिड सोल्यूबल होंगे। ये कहाँ पे एक्ट करेंगे, मस्करेनिक रिसेप्टर्स। ये इन आई कॉजेस मायोसिस यूजिंग ग्लाइकोमा। इसमें भी हम पी से याद रख सकते हैं कि ये क्या कॉज करेंगे, मायोसिस कॉज करेंगे, और ग्लाइकोमा में ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नियोस्टिगमिन क्या है, वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, ठीक है। नियोस्टिगमिन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, तो इसलिए वाटर सोल्यूबल होंगे। हम इसको मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें हम इसको यूज करते हैं। ट्रैक्रिन जो है वो टेक्रिडिन का क्लास है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्जाइमर डिसीज बट कॉजेस हेपेटोटॉक्सिसिटी, इसलिए हम टेक्रिन को अब यूज नहीं करते। इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज की अगर हम बात करें तो हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं, यूज एज इंसेक्टिसाइड। क्योंकि हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं इसलिए हम इसको इंसेक्टिसाइड्स के ही तरह यूज कर सकते हैं, हम इसको ह्यूमन यूज के लिए नहीं यूज कर सकते। नाउ नॉट यूज क्लिनिकली एक्सेप्ट इकोथायोपेट। सिर्फ इकोथायोपेट को ही हम मतलब ह्यूमंस में हम यूज कर सकते हैं, कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन वाटर सोबल यूज टॉपिकली, हम इसको टॉपिकली यूज करते हैं वो ग्लाइकोमा। मेलाथेनोन और पैराथेनोन इंसेक्टिसाइड है। टैबम, सेरिन और सोमन क्या है, नर्व गैसेस है। थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट इसके आगे के पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।